नमस्कार, मैं जयश्री चौहान जयश्री अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के बारे में। अब आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक को, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आनुवंशिकी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक शब्द है, ये जेनेटिक शब्द बना कैसे है, किससे बनता है? ये है हमारी आनुवंशिकता। पहले हम इसको आनुवंशिकता के रूप में देखेंगे। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एक आनुवंशिकता एक छोटी शाखा है। ये छोटी आनुवंशिकता को आनुवंशिकी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब जैसे देखें हम आनुवंशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता किसे कहेंगे? मनुष्य में जो एक पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में, उसके बाद वाली पीढ़ी में आ जाते हैं, या फिर वो लक्षण उसके बाद वाली में आगे उसी प्रकार चलते रहते हैं, उन लक्षणों को हम क्या कहेंगे? उन लक्षणों के जो गुण होते हैं, इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को हम क्या नाम से जानते हैं? आनुवंशिकता नाम से या हेरेडिटी नाम से हम जानते हैं। अब जो ये आनुवंशिकता है, जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं विज्ञान में, भौतिकी, रसायनी, और जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं आनुवंशिकी। तो ये आनुवंशिकता जो शब्द है वो किसके अंदर शामिल है? आनुवंशिकी के अंतर्गत शामिल है। तो ये हुआ हमारी एक शाखा का नाम। अब जो ये हेरेडिटी शब्द है, हेरेडिटी शब्द को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, या इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो एक नाम आता है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं इसका नाम किसने दिया था, कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हेरेडिटी शब्द जो दिया था, ये दिया था स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने। अब हम आनुवंशिकता को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि एक मनुष्य, ये यहाँ पे मैं मनुष्य बना देती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप समझ लेना। ये एक मनुष्य या एक इंसान की बात करते हैं। इसके गुण, जैसे इसके बाल क्या है? लंबे हैं। ये महिला मान लेते हैं, इसके बाल क्या है? लंबे, या इसका रंग गोरा है। और इसकी आने वाली संतान, जो इसकी संतान होगी, उसका रंग भी अगर गोरा होता है, तो जो गोरे होने का गुण इस महिला से किसमें गए? इसकी संतान में गए। यहाँ एक छोटा सा बेबी बना दे, छोटा, ये छोटा सा, ये इसकी संतान है, तो इसमें वो गुण गया, तो वो गुण क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता कहलाता है। इसी प्रकार बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि किसी का आदत का गुण ले लो, व्यवहार से ले लो, या किसी से भी ले लो। अगर किसी व्यक्ति से दूसरे पीढ़ी में ये गुण जाता है, तो इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। और ये यही नहीं कि एक पीढ़ी से इसी पीढ़ी में जाएगा, इसके बच्चों में भी जा सकता है, इससे बच्चों में भी ऐसे चलता हुआ इसकी प्रक्रिया चलती हुई आती है। जैसे आप खुद का उदाहरण ले लो, आप भी अपनी आदतों को मिलाओ। आप कहते हो ना, मैं किस पर गया हूँ या किस पर गई हूँ, तो आप कहते हो कभी दादा पे गया हूँ, दादी पे गई हूँ, नानी पे, या पर नानी, कैसे भी ले लेते हो ना। तो वो सारे गुण हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? उन गुणों को आनुवंशिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं। और पूरे इस गुण को मिलाकर, या पूरी शाखा का जहाँ से हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम पढ़ रहे हैं, कौन सी शाखा में आएगा ये सब आता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंदर आता है। अब आगे चलते हैं। अब जो आनुवंशिकता है, ये जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले खोज किसने करी थी? तो इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है, वो है मेंडल। आपने भी सुना होगा, पहले बच्चों ने पढ़ा होगा बुक्स में, ये तो 5th क्लास से ही आ जाता है, 5th 6th, जब भी साइंस की बुक स्टार्ट होती है, तो मेंडल का नाम हमें आनुवंशिकी में पढ़ने को मिल जाता है। ये है मेंडल की बात। ये मेंडल, इसने क्या किया था? इस मेंडल ने जो आनुवंशिकी है, जो जेनेटिक्स है, इसके बारे में दुनिया को बताया था। इसके बारे में दुनिया क्या होता है, ये जो मेंडल है, मेंडल इसको क्या बोलते हैं हम? जो आनुवंशिकी के पिता के रूप में भी हम इसे जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी मेंडल की बात करते हैं। ये मेंडल
वैसे दिखने में बहुत साधारण थे। बचपन से ऐसा नहीं कि इन्होंने वैज्ञानिक के रूप में ही जन्म लिया या वैज्ञानिक की ही, क्या होता है कुछ व्यक्तियों में होता है इन्हें जानने की इच्छा होती है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो हमारे जो मेंडल साहब थे वो भी, उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी ही थी, उन्हें जानने की इच्छा थी कि ये गुण या लक्षण एक दूसरे में कैसे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लगभग इन्होंने 7 साल तक प्रयोग किया और दुनिया को बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण किस प्रकार जाते हैं। इन्होंने प्रयोग किए बहुत सारे। सबसे पहले अगर हम इनकी जीवन शैली के बारे में देखते हैं, सबसे पहले तो इनके जन्म की बात करते हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म एक हेंजो प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। एक छोटा सा गांव था, क्या नाम था उसका? सिलिसियन गांव में हुआ था। और ये गांव है कहाँ पे? ये गांव है ऑस्ट्रिया में। ये हेंजो सिटी का नाम है, एक प्रांत का नाम है, राज्य का नाम। ये हेंजो प्रांत में सिलिसियन गांव में हुआ था। और ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ये रहने वाले एक छोटे से गांव के थे। तो जाहिर सी बात है ये किसी बड़े वैज्ञानिक का, शुरू में तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे प्रयोग किए, तब जाकर इनको इतनी आगे इनका नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स में जोड़ा गया। इन्होंने क्या किया, पहले अपनी सारी पढ़ाई तो लगभग ऑस्ट्रिया में ही इन्होंने पूरी कर ली। उसके बाद ये क्या है, जो ऑस्ट्रिया शहर है, ऑस्ट्रिया जो देश है उसका जो ब्रून शहर है, कौन सा? ब्रून शहर का नाम ब्रून। इस ब्रून शहर में इन्होंने क्या किया, पादरी का या चर्च में जो पादरी होता है उसका कार्य किया, या उसकी मतलब उस पद पे कार्यरत रहे और उसी पद पर रहते हुए इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए, जेनेटिक्स के ऊपर अध्ययन किया। लगभग कितने वर्षों तक? लगभग 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक इन्होंने अपना प्रयोग स्टार्ट किया था 1856 से लेकर 1863 तक। लगभग इतने वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किया। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया? मटर पर या उद्यान मटर जिसे हम बोलते हैं, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। और इन्होंने मटर को क्यों चुना? क्योंकि मटर क्या होती है, एक तो स्वपरागण होता है उसमें, मतलब इनमें क्या होता है, स्वपरागण से उसी मटर के द्वारा वहां पर ही इनका जनन या निषेचन करवाया जा सकता है, ताकि हमें दूसरी चीजों की या दूसरी जाति की आवश्यकता ना पड़े। तो इसमें क्या होता है, मटर का प्रयोग किया। इनका एक इम्पोर्टेंट बात ये भी हुई हमारी, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और मटर के पौधे पर प्रयोग करते हुए इन्होंने जेनेटिक्स को समझाया। इन्होंने मटर की 7 वर्षों तक प्रयोग किया। तो मटर तो क्या होती है, हर 6 महीने में लगभग जल्दी ही हो जाती है, मतलब जल्दी ही, जैसे बीज बोएंगे हम तो जल्दी ही मटर का पौधा हमें प्राप्त होता है। इन्होंने एक पौधे से अगली पीढ़ी को उगाया, उसी का बीज बनाकर उसी पौधे का अगली पीढ़ी को उगाया, उसमें लक्षणों का अध्ययन किया, उसके बाद उसी से अगली पीढ़ी को उगाया। इस प्रकार इन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया। मटर में इन्होंने कौन कौन से लक्षण को लिया था? इन्होंने 4-5 लक्षणों का अध्ययन किया था, क्योंकि मटर में से तो होने में तो बहुत सारे लक्षण हैं, पर इन्होंने कुछ एक लक्षणों का अध्ययन किया था। और उन लक्षणों का अध्ययन करते हुए इन्होंने क्या किया, उसको अपनी एक या रजिस्टर या जो भी मान लो, इन्होंने मतलब उनको लिखित में लिख लिया। उससे क्या हुआ, आगे जाकर जब इनके उन पन्नों को या उस शोध, उसको जो प्रयोग है उसको पढ़ा गया, तो क्या हुआ, उसको पढ़ने के बाद इनके खोज को जाना गया कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी थी। तो इन्होंने, हम बात कर रहे थे इनके लक्षणों की बात कर रहे थे, कौन कौन से लक्षण को लिया, तो यहाँ पे लक्षणों की बात करते हैं। एक तो इन्होंने लिया था किसको, जो मटर होता है उसकी बीज की आकृति को, बीज की आकृति कि बीज कैसा होता है, गोल होता है या झुर्रीदार होता है, मतलब बीज थोड़ा सिकड़ा हुआ होता है या एकदम गोल होता है। तो एक तो हमारा ये बीज की आकृति वाला हो गया। इसके बाद अगला लिया था बीज का रंग, जो मटर का बीज होता है उसका रंग कैसा होता है, बीज का रंग कैसा कैसा होता है, एक तो हरा होता है और एक पीला होता है। आपने देखा होगा कुछ मटर सूखी हुई होती है और कुछ मटर बढ़िया फली हुई फूली फाली होती है, तो क्या होता है उसका कलर कैसा होता है,
ग्रीन कलर का होता है और कुछ मटर सूख कर पीली पड़ जाती है। तो इन्होंने उन दो गुणों को इन बीज के रंग को लिया। उसके बाद इन्होंने लिया किसको? पुष्प को, पुष्प के रंग को, मतलब इसका जो फूल होता है मटर का उसको लिया, पुष्प का रंग या पुष्प का रंग कौन कौन सा? एक तो हरा और एक नहीं, पुष्प का रंग एक तो बैंगनी और पीला रंग, बैंगनी और पीला रंग इन्होंने लिया। इसके बाद जो ये फूल होता है इसकी स्थिति, जो पौधा होता है सब इसकी स्थिति की बात करी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पुष्प की स्थिति में जैसे एक तो पुष्प, जैसे यहाँ पे मैं मटर का पौधा बना देती हूँ, ये इनकी पत्तियां हो गई। और जो ये फूल होगा पुष्प की स्थिति एक तो होगा कक्षीय, कक्षीय अर्थात मतलब कक्ष में, जैसे फूल यहाँ पत्ती के यहाँ पर ये फूल यहाँ हो, या फिर अग्रस्थ हो, अग्रस्थ का मतलब आगे आगे, जो इसकी मेन सिरा होती है, जो पौधा होता है उसके ऊपर ही ऊपर अगर पुष्प होता है तो वो होता है अग्रस्थ, मतलब आगे। और कक्षी का मतलब इसके कक्ष भाग में, या ये जो वृंत वाला पुष्प ये पर्ण संधि वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर पाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम कक्षीय। इसके बाद आता है किसका? पादप की लंबाई का, पादप की लंबाई। पादप की लंबाई कैसी? एक तो पादप होता है छोटा बौना होता है और एक पादप लंबा। इस प्रकार इन्होंने इसके दो नियम लिए। इसके बाद अब अगला आता है इसका फली की बात करें हम, जो इसकी मटर की जो फली होती है उसका रंग क्या होता है? फली का रंग, फली का रंग कैसा होता है? एक तो होता है हरा और एक पीला। इसके बाद फली की या फिर फली की आकृति, फली की आकृति या स्थिति की बात करें, फली की आकृति, ये आकृति कैसी होती है? फली की आकृति एक तो होती है फली फूली हुई और एक फली होती है सिकुड़ी हुई। आपने भी कभी मटर के खरीदी हो सब्जी तो देखा होगा, एक फली कैसी होती है? सिकुड़ी सिकुड़ी सी होती है ना, उस फली की बात कर रहे हैं। और एक हरी होती है और फूली हुई, मटर के दाने भी उसमें कैसे होते हैं? फूले फूले होते हैं। तो इन 7 लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया था अपने किसमें? अपने प्रयोगों में इन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। इन 7 लक्षणों को उन्होंने बारी बारी से अध्ययन किया और अपनी जो पुस्तिका थी या जो भी उनके पास था उनको लिखित में इन सब गुणों को, इनकी स्थिति को हर वर्ष लिखित में लिखते गए। और इन्होंने पाया क्या कि एक जीन, वैसे जीन नाम इन्होंने दिया नहीं था, पर इन्होंने कहा कि जीन तो बाद में दिया गया। इन्होंने एक नाम दिया कि कोई संकरण या फिर कोई जीव या फिर कोई कारक, इन्होंने क्या नाम दिया? कारक, जैसे हम बोल सकते हैं कारक होता है जो क्या करता है? आनुवांशिकता का रोल करता है, मतलब आनुवांशिकता उसके ऊपर डिपेंड होती है, जिसे हमने आगे जाकर वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या रख दिया? जीन रख दिया, कि जीन के कारण ही क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। अब इन्होंने इन जो नियम थे, जो प्रयोग किया था, उन्होंने अपने प्रयोग को किसमें? ऑस्ट्रिया की एक उसमें अपने प्रयोग को शोध पत्रों में किसमें प्रकाशित किया? शोध पत्रों में, किसमें? ब्रून सोसाइटी के शोध पत्रों में प्रकाशित किया। ब्रून सोसाइटी, जो ब्रून सोसाइटी थी वो अपने शोध पत्र से मान सकते हैं, हम अखबार से मान सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में न्यूज़पेपर की बात होते हैं, उस जमाने में क्या होता था? शोध पत्र चलते थे। तो उन्होंने उसमें क्या किया? इन्होंने अपने जो प्रयोग किया उसको प्रस्तावित किया, उसको दिया, मतलब उसको छापने के लिए दिया। तो वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर देखा भी सही, पर क्या था उस समय जब मेंडल ने प्रयोग किया था तो पूरी दुनिया में किस पर चर्चा हो रही थी? जो डाल्टन ने जो प्रयोग किया था प्राकृतिकरण के सिद्धांत पर, उस पर चर्चा चल रही थी। तो इनके नियम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, या फिर किसी ने मतलब इनको पढ़कर समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय क्या था? जीन की खोज नहीं हुई थी। तो इसके कारण इन नियमों को कोई समझ नहीं पाया। परंतु उस समय मेंडल ने तो बहुत कुछ कर दिया था, क्योंकि मेंडल में बहुत IQ था। मेंडल अपने हिसाब से, मतलब उस जमाने के हिसाब से आप सोच सकते हो, जैसे कोई होता है दुनिया से एक कदम आगे चलना, उसी जैसे मेंडल भी बहुत आगे चलता है। परंतु वैज्ञानिकों का समझ नहीं पाए
और सारे वैज्ञानिक वो डाल्टन वाले जो प्राकृतिकरण का सिद्धांत था उसमें उलझे रहे, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं गया। परंतु अब ध्यान नहीं गया, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपन कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया, किसने दोबारा इनकी खोज को ध्यान दिया, तो 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है जिन्होंने इन नियम को क्या किया, दोबारा दिया कि दोबारा कि मेंडल ने इसकी खोज पहले ही कर चुके हैं। तो 3 वैज्ञानिक थे। और कब किया था इन 3 वैज्ञानिक ने, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इसके नियम का पुनर्खोज मान सकते हैं, इसका दोबारा दिया था। पहला वैज्ञानिक आता है कौन सा, जर्मनी के या हॉलैंड के, पहले लिखते हैं हम हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, और दूसरा जर्मनी के कार्ल कोरेंस, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और तीसरे वैज्ञानिक आते हैं ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये एरिक वॉन, एक सेकेंड, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ये थे कौन से, एरिक वॉन सेरमेक। इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किया। कब किया, सन 1900 में, लगभग इनके प्रयोग से 35 वर्षों बाद इसका पुनर्खोज किया। वैसे तो अब मेंडल की बात करें तो इनकी जन्म मृत्यु का कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें ये जान लेना चाहिए। इनका जो जन्म की बात करें, जन्म और मृत्यु की, इनका जन्म और यहाँ पे मृत्यु, इनका जन्म कब हुआ था, क्या कोई बता सकता है, आपको पता है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, अगर कोई किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इनका जन्म हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ था 22 जुलाई 1822 को। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी 6 जनवरी 1844 को। 6 जनवरी 1844 को इनकी मृत्यु हुई थी। और अब ये तो इनकी वैसे तो कोई पूछता नहीं है, ये तो हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। बस इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनका क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स या वर्गीकी के या आनुवंशिकी के पिता हम मेंडल को कहेंगे। इन 3 वैज्ञानिकों ने इनका पुनर्खोज किया। तो ये हमने आनुवंशिकी की सिंपल या सामान्य जानकारी पढ़ ली है। आगे की जानकारी या बाकी की जानकारी हम आगे की क्लासों में देखते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।